Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about sovereign right to taxation. और ये जो आर्टिकल है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. वहाँ पे डायरेक्ट एक टॉपिक दिया हुआ है सोवरेनिटी. उस चैप्टर से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट उस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये आर्टिकल मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए कि मैंने टॉपिक कवर कर लिया. तो जिन बच्चों का जिन स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है वो इस टॉपिक को डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं. समझते हैं व्हाट इज़ सोवरेन राइट टू टैक्सेशन इन इंडिया. तो देखिए हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन और कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे सोवरेनिटी इंजॉय करती है भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट पार्शियली, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू लेवाई टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. तो संविधान ने अधिकार दिए हैं सरकारों को कि वो टैक्सेस लगाए इंडिविजुअल्स पे या ऑर्गेनाइजेशंस पे. बट एक साथ एक बात और लिखी हुई है साफ साफ कि नो वन हैज़ राइट टू लेवाई और चार्ज टैक्सेस एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो अगर कोई भी टैक्स आपको लगाना है चाहे स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पहले आपको उस टैक्स के लिए कानून लाना होगा और कानून के हिसाब से ही आप वो टैक्स लगा सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपका मन हुआ और कल आप बोले कर चलिए आज से रोड पे चलने के लिए टैक्स लगेगा. You cannot do like that. You have to first of all pass a law and then according to that law you can bring any new kind of tax. Any tax being charged has to be backed by a law passed by the legislature or the parliament. यही बात मैंने आपको बताई है. उसके अलावा taxes in India come under 3-tier system. Tax applicable by central government, tax applicable by state governments and taxes applied by local governments. उसके अलावा जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इट क्लियरली डिवाइड्स टैक्सेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट. सो देयर इज़ नो सेपरेट हेड अंडर कंकरेंट लिस्ट. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मुद्दा है जिस पे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स लगा सकते हैं. ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है. जैसे कैसे कंकरेंट लिस्ट में मैटर्स हैं जिन मुद्दों पे सरकार भारत सरकार भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कानून बना सकती हैं. कंकरेंट लिस्ट में वो मुद्दे हैं. लेकिन जहाँ तक टैक्सेशन का सवाल है टैक्सेशन में कोई भी मुद्दा कंकरेंट लिस्ट में नहीं दिया हुआ है. या तो टैक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों में आते हैं या टैक्स के सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों में आते हैं. देयर इज़ नो सच टैक्स और देयर इज़ नो कंकरेंट पावर ऑफ टैक्सेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये है सोवरेन राइट टू टैक्सेशन. यानी कि हमारे देश के अंदर जो सोवरेन है यानी कि जो सरकार है उनके क्या अधिकार है टैक्सेशन को लेकर के. तो वो कोई सा भी टैक्स लगा सकते हैं इंडिविजुअल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर. बट फॉर दैट दे नीड टू ब्रिंग अ लॉ अकॉर्डिंगली. तो ये देखिए जैसे जीएसटी लाने से पहले 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले कैसा था कि टैक्सेशन अभी भी वैसे ऐसा ही है कि डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर चेंजेस किए गए 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जब जीएसटी लाया गया. तो उसके पहले कैसा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स अलग थे. सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, कस्टम्स ड्यूटी लगाती थी, सर्विस टैक्स लगाती थी. स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर विद इन द स्टेट कोई सेल्स हो रहा है तो उसके लिए टैक्स लगाने का अधिकार था जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे. या सेंट्रल अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है तो उसको सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था. तो मुद्दा ये है कि अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग सरकारों को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का अधिकार था. लेकिन 101st अमेंडमेंट एक्ट के बाद जिसके बाद से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके टैक्स लगाती है. आपको पता होगा जीएसटी के 2 कंपोनेंट होते हैं एसजीएसटी एंड सीजीएसटी. तो वो मिल करके टैक्सेस लगाते हैं और तमाम जो अलग अलग तरह के टैक्स थे सम लाइंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स अदर्स अंडर और विद इन द एम्बिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सब चीज़ों को अब मर्ज कर दिया गया और जीएसटी ला दिया गया है जिसमें विद इन द स्टेट अगर सेल हो रहा हो इंट्रा स्टेट सेल तो देर इज़ 2 कंपोनेंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा हो तो एक ही कंपोनेंट है आईजीएसटी. बट फिर भी ये जो टैक्स का पैसा इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द इम्पोर्टेड स्टेट, राइट. तो मुद्दा ये है कि आफ्टर जीएसटी सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ पावर कॉमन तरीके से हो गए हैं रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन. लेकिन बात अभी भी वही है जो थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे देश में टैक्स
लगाने का पूरा अधिकार सरकारों के पास है, बट दे कैन अप्लाई दोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू अ लॉ ओनली। अब करेंट मुद्दे पे आते हैं। आपको पता है कि लोकसभा ने टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल लाया है, हाल फिलहाल में उसको पास भी कर दिया है। और इस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल की मदद से जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लॉज लाया गया था 2012 में, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा, जिसकी मदद से जो टैक्सेशन कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगाए जा सकते थे, वो कानून जो लाया गया था 2012 में, उसको अब अमेंड करके लैप्स करा दिया गया। तो मुद्दा यह है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ का प्रोविजन था इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 विच अलाउज द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन टैक्स सिंस 1962, उसको लैप्स करा दिया गया है विद दिस न्यू अमेंडमेंट लॉ। तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है, इसके कई सारे प्रॉब्लम्स थे, ये तो मैंने आपको बताया ही। कैसे हम वोडाफोन के खिलाफ केस हार गए, कैसे हम केन एनर्जी के खिलाफ केस हार गए। आई होप आपको याद होगा, आज 13 तारीख है, बिल्कुल लास्ट वीक ही मैंने केन एनर्जी का केस डिस्कस किया था और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ डिस्कस किया था 6 अगस्त को। तो आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे हम कुछ अलग मुद्दे डिस्कस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेज इन विच द गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग दिस अमेंडमेंट लॉ। क्या सरकार अपने मर्जी से ये कानून लेकर के आई है? तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, सरकार ने वॉलंटरी ये कानून नहीं लाया है, कहीं ना कहीं सरकार दबाव में थी। द गवर्नमेंट वाज अंडर प्रेशर बिकॉज इट लॉस्ट केस अगेंस्ट केन एनर्जी इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग। इट लॉस्ट केस अगेंस्ट वोडाफोन in Singapore Court of Arbitration, both where the cases applied retrospectively over Kane Energy and Vodafone regarding their capital gain tax। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। केन एनर्जी ने तो भारत सरकार पे और भी ज़्यादा दबाव बना दिया। जब केन एनर्जी का जजमेंट आया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने केन एनर्जी को कंपनसेशन के प्रोविज़न भी दिए कि भारत सरकार को केन एनर्जी को कुछ कंपनसेट करना होगा बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, जिस कारण से केन एनर्जी को इतने साल केस लड़ना पड़ा। तो भारत सरकार कंपनसेट भी करेगी, और भारत सरकार इस जजमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने हेग के अंदर नीदरलैंड हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दिया, अपील कर दिया था। इन द मीन वाइल केन एनर्जी ने क्या किया, जो हमारे देश की भारत सरकार की एयर इंडिया के एसेट्स हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे कि यूएस वगैरह में, उसके ऊपर सू कर दिया एयर इंडिया को और उसके एसेट्स को सीज करने के प्रपोजल दे दिया अलग अलग केसेस में, अलग अलग कोर्ट्स में, कि भाई भारत सरकार की ही कंपनी है एयर इंडिया, तो मैं अब एयर इंडिया के एसेट्स लेकर के जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जजमेंट था कि केन एनर्जी को कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो उस जजमेंट को पूरा करेंगे। आई होप आपको ये पूरी बात समझ आ रही है कि केन एनर्जी का मान लीजिए एयर इंडिया का कोई एसेट है यूएस में, और केन एनर्जी को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भारत सरकार कंपनसेशन देगी। तो अब केन एनर्जी ने यूएस में केस क्या कर दिया कि भारत सरकार को तो वैसे भी कंपनसेशन देना था, वो दे नहीं रही है, तो मैं एयर इंडिया के एसेट ले लेता हूँ। और एक बार अगर यूएस की वो कोर्ट अप्रूव कर देती तो फिर यूएस के अंदर जो एयर इंडिया के एसेट्स थे वो केन एनर्जी फिर उसको अक्वायर कर सकती थी। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे केन एनर्जी ने हमारे ऊपर प्रेशर बना दिया। तो मुद्दा ये है कि ये जो कानून लाया गया है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को हटाने के लिए, दिस वॉज ब्रॉट अंडर सम प्रेशर बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वॉज प्रेशराइज्ड बाय दीज एमएनसीज एंड दैट फोर्स देम टू टेक बैक दिस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। इससे क्या इन्फरेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कंक्लूड विद दिस? सो कंक्लूजन ये हो सकता है जो इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है कि थ्योरेटिकली द गवर्नमेंट जो हमारे देश में सोवरेनिटी इंजॉय करती है, सोवरेन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज़ द गवर्नमेंट हु इंजॉयज द सोवरेनिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट थ्योरेटिकली द सोवरेन और द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ब्रिंग एनी टैक्सेशन लॉ एंड द टैक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स उसके लिए कानून लाना है, लेकिन कानून तो सरकार ला ही सकती है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, तभी तो वो सरकार में है, और अगर उनके पास मेजॉरिटी है इसका मतलब वो कानून भी ला सकते हैं। तो थ्योरेटिकली द सोवरेन और द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन लॉज। लेकिन ये जो करंट एज है हाइपर ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन मतलब वेयर द वर्ल्ड इज फ्यूजिंग, वेयर देयर इज ह्यूज को इंटरमिक्सिंग, where there is huge amount of interaction between different players across the world, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, there is huge amount of interaction amongst the different institutions and architectures. तो this modern 21st century is known as age of hyper globalization, and in this age of hyper globalization the power of the sovereign
in this case Indian government, the power of the sovereign has been reduced to a great extent as far as their taxation right is concerned. तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी है. जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात समझ आ रही होगी. समझिए, पहले आपने पढ़ रखा होगा पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स. तो जो ग्लोबलाइजेशन का एज है उसका मेन मतलब क्या है कि द वर्ल्ड फिजिकल बाउंड्री इज़ फ्यूजिंग और मेल्टिंग. अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो बस अमेरिका में अमेरिकी कंपनियां होंगी, अमेरिकी लोग होंगे. अमेरिका में अभी आपको कई सारे दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनियां, अलग अलग देशों के लोग मिल जाएंगे. सो द वर्ल्ड बाउंड्रीज और द सोवरेन टेरिटोरियल बाउंड्रीज आर फ्यूजिंग. अब आपको इंडिया में भी कई सारे विदेशी लोग मिल जाएंगे, विदेशी कंपनियां मिल जाएंगी, जैसे इस पर्टिकुलर केस में केन एनर्जी और वोडाफोन. तो ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू ए काइंड ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू फ्यूजन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज. ट्रेडिशनली नेशन स्टेट्स यानी कि सरकारें जो हैं वो मजबूत रही हैं. क्यों? क्योंकि ये जो सरकारें हैं दे आर बेसिकली अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट गवर्नमेंट्स आर टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट? क्योंकि सरकारों का जो अधिकार है कानून बनाने का और सोवरेनिटी का वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही एप्लीकेबल होता है. भारत सरकार के जो कानून हैं वो भारत के टेरिटरी में तो एप्लीकेबल होंगी. तो एक तरफ भारत सरकार, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, भारत सरकार की जो पावर्स हैं वो भारत के टेरिटरी में एप्लीकेबल है, इन्फोर्सिएबल है. और ग्लोबलाइजेशन के एज में टेरिटरीज फ्यूज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं. विदेशी लोग इंडिया में आके रह रहे हैं, इंडिया के लोग विदेशों में जा रहे हैं, तो देयर इज अ फ्यूजन. और इसी कारण से ऐसा माना जाता है, इट्स अ प्रॉपर थ्योरी दैट द एज ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू फ्यूजन और रिडक्शन ऑफ सोवरेन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. So conceptually the territorial states and globalization are antithetical force. जो सरकारें हैं और जो ग्लोबलाइजेशन है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेज हैं. जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होता जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ मूव करते जाएंगे, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते जाएंगे, कॉमन कल्चर की तरफ मूव करते जाएंगे. और जो इंडिविजुअल सरकारें हैं जिनकी पावर्स लिमिटेड हैं, जिनकी सोवरेनिटी लिमिटेड है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, उन सरकारों के पावर्स और कम होते जाएंगे. तो एक प्रॉपर थ्योरी है द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज़ फ्यूजिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. वो आपको सीधा सीधा यहाँ दिख सकता है. भारत सरकार अब कैसे दिखता है वो भी जरा समझ लिए. भारत सरकार के पास सोवरेन राइट्स था कि अपने हिसाब से अपने टेरिटरी में कानून बना सके. उन्होंने बनाया भी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाया, लेकिन अपने टेरिटरी के लिए बनाया था. और कानून बना करके उन्होंने ये टैक्स प्रोविजन लाया था. तो ये टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली एकदम परफेक्ट था. कॉन्स्टिट्यूशनली इस टैक्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं थी. तो दिस टैक्स लॉ वाज ब्रॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो भारत सरकार ने अपनी ही टेरिटरी में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रैक्टिस की, अपनी सोवरेनिटी प्रैक्टिस की. लेकिन मजबूरी में केन एनर्जी और वोडाफोन के दबाव में आकर के भारत सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा. ये जो लॉ उन्होंने लाया था 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉस को वापस लेना पड़ा. सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, मॉडर्न टाइम्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन, आखिर ये ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है कि वोडाफोन और केन एनर्जी जैसी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, तो हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ लिमिटेड द पावर ऑफ सोवरेन. ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई और उन्होंने हमारी सरकार के पावर्स को लिमिट कर दिया. और ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हमारी सरकार के पावर्स लिमिट हो रहे हैं. दुनिया के तमाम सरकारों का, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर यूएस में भी, अब यूएस की सरकारें जो हैं वो अपने टेरिटरी में ऐसा नहीं कि जो मर्जी है वो कर सकती हैं. दे आर बाउंड बाय डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. और ये जो दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स, इंडियंस कई सारे रह रहे हैं यूएस में. सो दैट पुट सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पावर और द सोवरेनिटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट इन देयर ओन टेरिटरी. एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसीलिए मुझे लगता है कि जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होगा उनको ये बात आराम से समझ आ गई होगी. इफ़ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर, impact of globalization on sovereignty. The next article is taken from national segment. It is about minority schools to be brought under right to education. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में समझते हैं. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR. इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, और उस लॉ का नाम है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. And this body, National Commission for Protection of Child Rights, works under overall supervision of Ministry of Women and Child Development of Government of India. इस कमीशन का काम क्या है?
तो ये कमीशन इंश्योर करता है कि जो भी कानून बच्चों के लिए बने हैं, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए बने, वो कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। और दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कराता है, ये इंस्टीट्यूशन इंश्योर कराता है कि बाकी और भी कोई जो कानून बन रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं सरकारों की, चाहे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उन पॉलिसीज़ का बच्चों पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसी पॉलिसी बना दे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह की, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, आपने पॉलिसी, स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बना दी है, लॉकडाउन, स्कूल्स नहीं चलने चाहिए इन कोरोना। अब ये पॉलिसी है, ठीक है, इसके जस्टिफिकेशन भी हैं, हेल्थ जस्टिफिकेशन है, लेकिन अब एनसीपीसीआर को अच्छे से देखना है कि इस पॉलिसी के कारण बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। वो बच्चे जो स्कूल जाते थे अब वो बिल्कुल घरों में हैं, उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग पे क्या असर पड़ रहा है। वो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, अब उनके पास क्या ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ें देखना कि जब भी कोई पॉलिसी आ रही है, वो पॉलिसी अपने आप में ठीक होगी, लेकिन उसका बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है और कैसे उन असर को, नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर किया जाए, ये देखना काम होता है इस ऑर्गेनाइजेशन एनसीपीसीआर का। और डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड हमारे देश में जो लिया जाता है वो होता है ऑल दोज हुज एज इज लेस दैन 18 ईयर्स दे आर कंसिडर्ड एज चाइल्ड। जो एनसीपीसीआर होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसके एक चेयरपर्सन होते हैं हु शुड बी एन एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर। उसके अलावा देयर आर 6 मेंबर्स इन एनसीपीसीआर, आउट ऑफ विच 2 एटलीस्ट मस्ट बी विमेन। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। ये जो एनसीपीसीआर है, एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, रिपोर्ट एसेसिंग माइनॉरिटी स्कूल्स इन द कंट्री। तो ये रिपोर्ट क्या है एक्चुअली, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि माइनॉरिटी स्कूल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट एनसीपीसीआर ने पब्लिश किया है, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन माइनॉरिटी स्कूल्स। तो माइनॉरिटी स्कूल्स क्या होते हैं वो देखिए। फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 30 टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्री, इट अलाउज माइनॉरिटीज़ टू सेट अप देयर ओन इंस्टीट्यूशंस विथ देयर ओन रूल्स। तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज़ अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से बना सकते हैं, और वो उनका फंडामेंटल राइट है, गारंटेड अंडर आर्टिकल 30। और ये अधिकार उनको इसलिए दिया गया है ताकि वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं, जहाँ पे वो अपना डिस्टिंक्ट कल्चर, अपने स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रख सके। अदरवाइज़ दिक्कत क्या होगी कि मान लो अगर माइनॉरिटीज़ को इस तरह के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो उनके बच्चे भी ऐसे स्कूल्स में जाएंगे जहाँ पे मेजॉरिटी कल्चर चल रहा होगा, ठीक है, और मेजॉरिटी कल्चर जहाँ पे चल रहा होगा, फिर वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो अपने कल्चर से ही दूर हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो माइनॉरिटी कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और मेजॉरिटी कल्चर में ही सब ढल जाएंगे। तो फिर माइनॉरिटीज़ के जो कल्चरल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होंगे। और इसी कारण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है टू माइनॉरिटीज़ अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। और आर्टिकल 30 में उनको अधिकार दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए जो भी स्कूल्स बनते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्कूल्स बनते हैं, मदरसाज बनते हैं, या आप देखते होंगे कुछ सिख कम्युनिटी के स्कूल्स भी बनते हैं जिनको हम लोग खालसा स्कूल्स कहते हैं, वो माइनॉरिटी स्कूल्स जो होते हैं दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गारंटेड अंडर आर्टिकल 30। अब जरा समझते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A तो आई होप आपको पता ही होगा, इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट इन 2002, विच प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बीच के बच्चों का सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है ये आर्टिकल 21A। और इस आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कानून लाया गया। देखिए, आपने अधिकार दे दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया, लेकिन उस राइट को इंश्योर कराने के लिए कानून भी लाना पड़ेगा, राइट। तभी जाकर के उसमें आप डिटेल में प्रोविज़न लिख सकते हैं कि कैसे ये अधिकार मिलेंगे। आपने लिख दिया हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, लेकिन कैसे, कहाँ वो जाएंगे, उन सब के लिए फिर कानून लाया गया जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है अंडर आर्टिकल 21A, इसको इंश्योर कराने के लिए, बच्चों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए फिर ये कानून लाया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत एक सेक्शन है, सेक्शन 12 1 सब क्लॉज C, याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट इतना मोटा मोटा याद रखो कि इस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत एक प्रोविज़न है जहाँ पे 25% सीटें हर एक स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो या ना हो। गवर्नमेंट एडेड हो तब तो सारी सीटें ओपन हैं सब लोगों के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल ना भी हो, कोई प्राइवेट
पब्लिक स्कूल भी हो, अनएडेड स्कूल भी हो, तब भी उसको 25% सीटें रिजर्व करनी है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दिस इज़ द प्रोविजन अंडर आर्टिकल सेक्शन 12 सब क्लॉज 1C। यही प्रोविज़न दिखाया है आई बिलीव, वो मूवी है ना हिंदी मीडियम, जहाँ पे वो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वो एक स्कूल में, तो इसके लिए गरीब बनना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो नहीं पा रहा है, तो गरीब बन करके वो स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं। वो इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं। दे वांटेड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज पीपल कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो 25% सीटें रिजर्व हैं उसमें वो अपने बच्चे को डलवा करके स्कूल में डलाना चाहते थे। तो ठीक है, मुद्दा ये है कि चाहे कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड हो, ना एडेड हो, और गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल इंस्टीट्यूशन भी हो, तब भी 25% सीटें आपको रिजर्व करनी है पुअर सेक्शन के बच्चों के लिए। अब 2012 में अब सवाल ये उठ गया, कन्फ्यूजन ये हो गया कि राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर स्कूल में 25% सीटें रिजर्व होनी चाहिए गरीब बच्चों के लिए, और आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को अधिकार है अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने का, स्कूल्स बनाने का। तो अब सवाल ये उठ गया कि क्या माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे होंगे वो तो किसी भी कम्युनिटी के आ सकते हैं। तो क्या माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गरीब बच्चों के लिए क्या रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 2012 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15(5) इंसर्ट किया गया, जिसमें एग्जेम्पशन दिया गया माइनॉरिटी स्कूल्स को, इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 30 फ्रॉम फॉलोइंग राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो मुद्दा ये है, बेसलाइन ये है कि माइनॉरिटी स्कूल्स आर नॉट बाउंड टू अलाउ अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब माइनॉरिटी स्कूल्स में ये प्रोविज़न नहीं एप्लीकेबल होगा कि आपको 25% सीटें रिजर्व करनी है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। करंट न्यूज़ बस यही है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है माइनॉरिटी स्कूल्स को अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, वो एग्जेम्पशन हटा लिया जाना चाहिए, और माइनॉरिटी स्कूल्स में भी आर्टिकल 21A के अंतर्गत बच्चों को कम से कम उनके लिए सीटें रिजर्व की जानी चाहिए अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। थ्रू दिस रिपोर्ट द NCPCR हैज़ रिकमेंडेड दैट दीज स्कूल्स बी ब्रॉट अंडर राइट टू एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सारे स्कूल्स जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, इस पर सरकारी ये जो स्कीम्स हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट या सर्व शिक्षा अभियान, ये नहीं लगते हैं, और इस कारण से कई सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, अच्छी बात है, लेकिन आप माइनॉरिटी के अंदर ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए सीटें रिजर्व कर दीजिए ना, तो कम से कम माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ़ायदा होगा। सो दैट वे डू नॉट गिव ब्लैंकेट एग्जेम्पशन टू आर्टिकल 30 फ्रॉम आर्टिकल 21A। एकदम प्योर एग्जेम्पशन मत दीजिए उनको। इतना एग्जेम्पशन आप दे सकते हैं कि ठीक है कि आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो स्कूल है या कॉलेज है, आपके स्कूल में माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व कीजिए। डू नॉट कंप्लीटली गिव देम एग्जेम्पशन। सर्व शिक्षा अभियान भी वहाँ एप्लीकेबल किया जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है जरा समझो। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर के आई थी। सर्व शिक्षा अभियान में कोशिश यही थी कि सारे स्कूल के बच्चों को, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजा जाए। आपको याद होगा, बचपन में गाना भी सुन रखा होगा आपने शायद से, स्कूल चले हम। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का ही वो गाना था, उसको प्रमोट करने के लिए, स्कूल चले हम। तो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था 2001 में। लेकिन बाद में 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, 86th अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे दी गई सर्व शिक्षा अभियान को। तो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया पहले, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जाना ही जाना है, फ्री एंड कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी मर्जी नहीं है मैं नहीं जाऊँगा। मैं मान लो 10 साल का बच्चा हूँ, मैं बोलूँगा मैं नहीं जाऊँगा। इट्स फ्री एज वेल एज कंपलसरी, भाई जाना ही जाना है। तो सर्व शिक्षा अभियान फ्री बताता था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21A ने इसको कंपलसरी बना दिया। 2018 में सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज कर दिया गया, सबज्यूम कर दिया गया एक नए स्कीम में जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान में पहले भी आपको करा चुका है, होप आपको याद आ रहा होगा। समग्र शिक्षा अभियान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 6 से 14 साल के बच्चों का, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक का, फिर उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन होता है
9 से लेकर के 12 तक का, जिसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, प्लस टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, इन तीनों को मर्ज करके, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन को सबज्यूम कर दिया गया अंडर वन होलिस्टिक स्कीम जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा बहुत हिंट्स भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इस हिंट्स की मदद से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 ई गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है न्यूज़, पहले ये समझते हैं। दिल्ली सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लाया है जिसका नाम है फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। इस फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज हैं, आरटीओज हैं, उनको बंद किया जा रहा है। तो ये सिंबॉलिक तरीके से, ये देखिए, ये पुलिस वाले ये इस आरटीओ पे ताला लगा रहे हैं। सो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉक्ड द सेम एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये ताला लगाया जा रहा है, खोला नहीं जा रहा है। तो आरटीओज पे ताला लगाया जा रहा है अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। तो क्यों कहा जा रहा है इसको फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत क्या होगा वो भी समझते हैं। तो देखिए, आरटीओज में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे नया नंबर मिलना, ड्राइविंग लाइसेंस मिलना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप व्हीकल का, एक व्हीकल से एक ओनर से दूसरे ओनर पे, यानी कि जो सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो आरसी ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो ये सब जो भी सर्विसेज आरटीओ से प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी, पूरी तरह से ऑनलाइन। इसीलिए उसका नाम दिया गया फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। इसमें जो कुछ भी होगा आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। आपको आधार से आपके जो भी इंफॉर्मेशन लिंक्ड हैं, आपका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लिंक्ड है, आपकी गाड़ी का नंबर लिंक्ड है, वो सब कुछ लिंक्ड रहता है। आई होप आपने देख रखा होगा। ई डिजी लॉकर पे जाइए, ई डिजी लॉकर ऐप पे जाइए, वहाँ इन्फॉर्मेशन डालिए, अपना आधार नंबर डालिए, आपको आपका सब कुछ, आधार नंबर से लेकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के गाड़ी का नंबर से लेकर के आपका जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, सब वहाँ पे मिल जाएगा ई डिजी लॉकर पे। तो ये आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, ई डिजी लॉकर से वो खुद ही वेरीफाई कर लेगा, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो खुद ऑनलाइन ही हो जाएंगी। आपको डीटीओ नहीं जाना है। तो डीटीओ पे बाहर से ताला लगा दिया गया, इसको बना दिया गया फेसलेस। अब आपको किसी भी डीटीओ के ऑफिसर से, किसी से भी नहीं मिलना है फॉर सच सर्विसेज। बस 2 सर्विसेज अभी भी उसके लिए आपको डीटीओ जाना पड़ेगा या आरटीओ जाना पड़ेगा। एक तो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो वो ऑनलाइन नहीं दे सकते, ये घर से ही वीडियो गेम खेल करके दिखा दिया कि मुझे ड्राइविंग आ गई, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए तो जाना ही होगा आरटीओ, प्लस अपने व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि व्हीकल जो है वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, उसके लिए आपको आरटीओ जाना होगा। बाकी सबका आपका काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब ये तो देखिए, ये तो दिल्ली सरकार इनिशिएटिव लेकर के आई है। हम एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा नहीं, ना यूपीएससी में ना एपीएससी में, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। डिजिटल या ऑनलाइन सर्विसेज का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके गवर्नेंस फैसिलिटी को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको तो पता है, आप भी सब जानते होंगे कि आरटीओ में कितना करप्शन होता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी डेन ऑफ करप्शन। वहाँ पे अब जब जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो वहाँ पे मिडिल मैन मिल जाएंगे आपको कि हाँ सर बताइए क्या, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। और मिडिल मैन और ऑफिशियल्स का नेक्सस होता है। आपको कुछ भी ना चलाना होता, भले 2 व्हीलर भी ना चलाना होता है, सबका एक रेट होता है, 2000 दीजिए, मतलब ऐसा ही है कुछ। इन जनरल में बता रहा हूँ, हर ऑफिस का नहीं बोल रहा। ये इतना रेट दीजिए तो 2 व्हीलर का लाइसेंस मिल जाएगा, कुछ और दीजिए तो 4 व्हीलर मिल जाएगा, कुछ और पैसा दे दीजिए तो आप ट्रक चलाने का भी लाइसेंस मिल जाएगा, सब मिल जाता है। तो डीटीओज और आरटीओज आर कंसिडर्ड टू बी डेन ऑफ करप्शन। अब ये जो फेसलेस सर्विस शुरू की है दिल्ली सरकार ने, इससे जो एक करप्शन का स्कोप है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बिकॉज आपको जब विजिट ही नहीं करना है आरटीओ, सब कुछ ऑनलाइन होना है, तो कैसे करप्शन होगा? करप्शन होता कैसे है? करप्शन होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेस। आपको अगर किसी ह्यूमन से जाकर के आप मिलेंगे तो देयर इज स्कोप फॉर करप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन से मिले और ह्यूमन के थ्रू आपका काम होना है, सरकारी बाबू के हिसाब से काम होना है, वो जब साइन करेंगे तो काम होना है, यानी कि ह्यूमन इंटरफेस होगा आपके किसी भी गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी का, तो फिर ह्यूमन डिस्क्रिशन आ जाएगा। सरकारी बाबू का मन हुआ तो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इन्होंने साइन कर दिया तो बहुत अच्छा। नहीं, इनका मन अगर कोई दूसरे इस तरह के आगे करप्ट कि अरे मैं कुछ पैसे लेकर के करूँगा, तो फिर आप करप्शन आ जाएगा। तो ह्यूमन इंटरफेस अलाउज ह्यूमन डिस्क्रिशन, एंड ह्यूमन डिस्क्रिशन होगा तो कहीं ना कहीं स्कोप फॉर करप्शन है। अगर कोई बेईमान आदमी बैठ गया इस कुर्सी पे, तो फिर वो करप्शन करेगा, बोलेगा लाओ 1000 रुपये लाओ तभी हम जाकर के काम करेंगे।
तो आजकल तो देखिए हमारे देश में करप्शन इतना प्रेवलेंट है कि अगर कोई ईमानदार आदमी बस अपना काम करता है तो हमें लगता है वाह कितना अच्छा आदमी है। आप देखते होंगे ब्यूरोक्रेट्स बस अपना काम करते हैं और कितनी तारीफ़ें छपती हैं उनकी अखबारों में, क्योंकि कल्चर इस तरह का है कि काम नहीं करते हैं यहाँ पे। उसमें अगर कोई ऐसा इकलौता इंसान आ गया जो काम कर रहा है तो लगता है वाह कितनी बड़ी बात है। और यही कारण है कि हमारा देश जो है वो जर्मनी, जापान, इन सब देशों से अभी हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वर्क कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ पे काम ना करना इज ए नॉर्म। अगर कोई काम करता है, अपना बेसिक रूटीन जॉब भी करता है, तो माना जाता है कि वाह वो कोई महान है, ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इसीलिए अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि लोगों को ही हटा दो सामने से, ह्यूमन इंटरफेस ही हटा दो, ह्यूमन डिस्क्रिप्शन का स्कोप नहीं रहेगा, तो अपने आप करप्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसी को कहा जाता है ई गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि सर्विस डिलीवरी विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और ई गवर्नेंस का एक बेस्ट एग्जांपल फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। इट शोज हाउ ई गवर्नेंस कैन हेल्प इन कर्बिंग करप्शन। इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज करना। द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव बाय दिल्ली गवर्नमेंट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस. The next article is taken from environment segment. It is about common tiger and elephant survey. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो देखिए टाइगर एंड एलिफेंट सर्वे के बारे में समझते हैं. टाइगर की गिनती होती है, टाइगर सर्वे होती है हर 4 साल पे, और एलिफेंट्स की गिनती होती है, एलिफेंट सर्वे होती है हर 5 साल पे. तो पिछला जो टाइगर सर्वे हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 2018, रिपोर्ट आया था 2019 में, और उसमें पता चला था कि हमारे टाइगर्स की संख्या 2967 हो चुकी है, 2967. पिछला जो एलिफेंट सर्वे हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 2017, और उसमें पता चला कि हमारे एलिफेंट्स की संख्या हो गई 29,964. सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स है कर्नाटका में, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं आसाम में. तो मुद्दा ये है कि अगला जो एलिफेंट सर्वे होगा 5 साल बाद यानी कि 2022 में होगा, और अगला जो टाइगर सर्वे होगा वो 4 साल बाद यानी कि 2022 में होगा. तो अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अगले बार जो एलिफेंट और टाइगर सर्वे वो साथ में होगा ज्वाइंट तरीके से, और उसके बाद से फ्यूचर में भी अब ये एलिफेंट और टाइगर सर्वे साथ ही होते रहेंगे. देयर विल बी ज्वाइंट और कॉमन सर्वे ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर, यानी कि इनके पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है या सेंसस है वो अब साथ ही होगी. 2022 में दोनों की साथ होगी अगले साल, उसके बाद से हर 4 साल पे एलिफेंट सर्वे होगा और टाइगर सेंसस होगा एक साथ. ये जो फैसला लिया गया भारत सरकार द्वारा दैट वाज टेकन येस्टरडे ऑन 12th अगस्त विच इज ऑल्सो celebrated as World Elephant Day. And on this day, as I said, the government has decided to have joint all India elephant and tiger population survey. इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? कॉस्ट सेविंग होगा, पैसा बचेगा ऑफ कोर्स. अदरवाइज एक बार टाइगर का सर्वे करो, टाइगर को गिनो एक एक करके, फिर अगले साल एलिफेंट गिनो एक एक करके. तो क्योंकि 90% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय एलिफेंट्स एंड टाइगर्स आर कॉमन, तो जहाँ टाइगर होते हैं वहाँ एलिफेंट भी होते हैं. लायन जैसा हिसाब किताब नहीं है, लायन अलग रहता है. जहाँ टाइगर होता है वहाँ लायन नहीं होता है. लायन हमारे यहाँ पे गिर में मिलता है, वहाँ टाइगर्स नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो टाइगर और एलिफेंट का जो एरिया 90% कॉमन है, तो एक ही बार में काउंटिंग कर ली जाएगी. वेयर इज़ द प्रॉब्लम? और इससे पैसा भी बचेगा, इट इज़ ए कॉस्ट सेविंग. प्लस आजकल जो नए मेथड्स आ रहे हैं, पहले कैसा होता था कि इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होती थी, एलिफेंट्स देख देख करके या टाइगर्स देख देख के, वो पुराना मेथड था. लेकिन आजकल जो नए मेथड्स हैं जैसे कैमरा ट्रैप, जिसमें छोटे छोटे कैमराज लगा दिए जाते हैं जंगलों में, डंग सैम्पलिंग, जो डंग होता है, गोबर होता है, या तो इसका टाइगर का या फिर एलिफेंट का, उसकी सैम्पलिंग की जाती है. अलग अलग टाइगर्स के और अलग अलग एलिफेंट्स के जो एक्सक्रीटा होंगे या डंग होंगे उनमें सैंपल अलग अलग होता है. तो उसकी सैम्पलिंग से भी पता कर जाता है, उसकी एनालिसिस से भी कि कितने एलिफेंट्स हैं, कितने टाइगर हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. तो जब आप सैम्पलिंग कर ही रहे हैं तो दोनों के डंग सैम्पलिंग कर लीजिए एक बार में. जब आप कैमरा ट्रैप कर ही रहे हैं तो दोनों को एक बार में कैमरे से देख लीजिए. ऐसा थोड़ी कि एलिफेंट के लिए अलग कैमरा बिछाएंगे, टाइगर के लिए अलग कैमरा बिछाएंगे. जब एरिया एक है तो जो टेक्निकल मेथड्स हैं उनमें कैसा है कि आप एक ही मेथड से दोनों की काउंटिंग एक बार में कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग सेपरेट सेंसस ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट. सो इसलिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2022 से एलिफेंट और टाइगर का सेंसस एक साथ होगा. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड अंडर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज द फाइनल अथॉरिटी इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज. दिस इज रॉन्ग. कौन प्रिपेयर करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर सेंट्रल लिस्ट, और इट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कंसल्ट गवर्नर फॉर प्रिपेयरिंग स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी. अब 127th अमेंडमेंट बिल से इसको बदला जा रहा है, लेकिन पहले तो यही था. चाहे जो भी हो, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इज नॉट फाइनल अथॉरिटी. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. दूसरा क्वेश्चन था अमेजोनिया सैटेलाइट बिलोंग्स टू ऑप्शन ए ब्राज़ील. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.